वर्तमान प्रधानमंत्री का आधारिक विश्वास है। हमें सिस्टम में सुधार करना पड़ेगा। पहले बात होती थी फाउंडेशन लेके, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हमको फाउंडेशन से मतलब नहीं है, हमको ये भी देखना है कि कंप्लीशन जो है वो कैसे टाइम बाउंड में हो। अगर आपके पास कोई पाइप है और वो लीक करती है तो आप एक तरह से कितना मर्जी पानी डालिए वो तो लीक कर जाएगा, पानी पहुंचेगा नहीं डेस्टिनेशन पे। तो हमने लीकेज को बंद किया। प्रधानमंत्री जी को ये इल्म है इस बात का और इस बात की खूबी है उनकी कि टेक्नोलॉजी की कौन सी चीज़ पब्लिक के सर्विस के डिलीवरी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का सवाल है, उसका उपयोग प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सफलतापूर्वक गवर्नेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए किया है। प्रधानमंत्री जी का निर्देश रहा कि पूरा सैचुरेट करके निकलिए और सैचुरेशन की वजह से ये बदलाव आया ग्रासरूट डिस्ट्रिक्ट में कि सबको घर मिला, सबको पानी मिला, सबको बिजली मिली। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा मशहूर एक फ्रेज है जो अक्सर वो इस्तेमाल करते हैं, रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म। जब कोई सरकार अपने कर्तव्यों को गंभीरता से पूरा करती है तो वो गवर्नेंस में भी नजर आता है। आप सभी जानते हैं पिछला एक दशक देश में गुड गवर्नेंस का दशक रहा है। प्रधानमंत्री मोदी बीते 11 साल से केंद्र सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। पूरा जोर गुड गवर्नेंस पर रहा है। मुश्किलें कई स्तर पर थी, लेकिन एक स्पष्ट नीति अपनाई गई जिसने फर्क पैदा किया है। हम प्रधानमंत्री जी के निर्णयों को, योजनाओं को लागू करने की व्यवस्था को देखें तो एक परिवर्तन आया। वह कदाचित सोच अधिकारियों कर्मचारियों में पहले नहीं थी और वो उस समय भी नहीं सोच पाती थी। उस परिवर्तन का आधार था मॉड्यूलर अप्रोच। अभूतपूर्व गति, स्पष्ट नीति और योजनाओं को सैचुरेशन तक पहुंचाने का लक्ष्य, यही है मोदी सरकार की कार्यशैली। बीते 11 साल में देश ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। अंधेरे में डूबे 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाई गई है। 1500 से ज्यादा कानूनों को खत्म किया गया है। 11वें नंबर से छलांग लगाकर भारत दुनिया की चौथी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन चुका है। पब्लिक फंड की सेविंग, आम नागरिकों की सुविधा, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और करप्शन का पूरी तरह से खात्मा। तो इस प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उन्होंने गवर्नेंस को ट्रांसफॉर्म किया है। 56 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले जाने का अभियान बाद के दिनों में दूरदर्शी सोच का हिस्सा साबित हुआ। प्रधानमंत्री मोदी का आग्रह है कि तकनीक या योजनाएं सिर्फ शो पीस के लिए नहीं बनाई जानी चाहिए। एक बैंकर्स की मीटिंग में मोदी जी ने कहा मैं चाहता हूं कि साल भर के अंदर सारे गरीब लोग बैंक अकाउंट में आ जाएं। तो बैंकर्स के सब बड़े बैंकर्स उसमें थे, सम्मिलित थे। उन्होंने कहा साहब ये हम तो 10 साल से चला रहे हैं, हर साल लगभग 1.5-2 करोड़ अकाउंट आते हैं, हम थोड़ा और तेज़ी करेंगे 3 करोड़ आ जाएंगे। मोदी का नहीं, मुझे 1 साल में सारे चाहिए। और उन्होंने कहा कि इसके पीछे सरकार की पूरी शक्ति लगा देंगे। 2014 में ही एक बड़ा अभियान शौचालय बनाने का भी शुरू हुआ। 12 करोड़ शौचालय बने।
और WHO की एक रिपोर्ट के हवाले से कहा गया कि इन शौचालयों की वजह से 3 लाख बच्चों की जान बचाई जा सकी। Yeah, you know, in addition to his huge ideas and the drive for implementation on the ground, the Prime Minister had his eye on very minute details and a phenomenal marketing mind. So everyone knows that the symbol of Swachh Bharat, Gandhiji's Chashma, and the logo is Ek Kadam Swachhata Ki Or. I mean, all this came up was from the Prime Minister. He was very clear that this needed to be a Jan Andolan, a people's movement and not a Sarkari program. So he wanted every citizen of India involved. And he set about it in the most remarkable way. ऐसी ही एक योजना स्वच्छ पेयजल की भी रही। 15 करोड़ लोगों को हर घर नल से जल जैसी योजनाओं से जोड़ा जा चुका है। प्रधानमंत्री मानते हैं कि इंफ्रा बनाना मुश्किल काम नहीं है, बल्कि उनका मेंटेनेंस चुनौती भरा होता है। इसलिए योजनाओं की 100% सफलता के लिए जन भागीदारी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले कोई योजना नहीं बनी थी ग्रामीण इलाकों में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए। पहले भी था, जैसे एक्सेलरेटेड वाटर रूरल सप्लाई प्रोग्राम था, या नेशनल ड्रिंकिंग वाटर रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोग्राम था। इस ढंग से प्रोग्राम थे, लेकिन उन प्रोग्राम्स में इस तरह का सैचुरेशन नहीं था और उस प्रोग्राम को बनाने में भी कुछ कमियां थी। अब जैसे ये जब जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया तो इसमें सबसे बड़ी बात हुई कि भाई इसमें जन भागीदारी सुनिश्चित की जाए। प्रधानमंत्री जी की हमेशा ये सोच रहती है कि चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, अगर उस कार्यक्रम को अगर हम उसमें जन भागीदारी ना हो तो उस कार्यक्रम को सफल होना बड़ा मुश्किल होता है। साल 2014 से पहले आम लोगों के लिए चलाई जा रही योजनाएं लक्ष्य हासिल करने में विफल रही थी। भ्रष्टाचार को इसका मुख्य कारण माना गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस स्थिति को बदलने का निर्णय लिया। आधार यानी 12 अंकों वाली यूनिक आईडी, जिसमें बायोमेट्रिक पहचान दर्ज की जाती है, पूरी तरह से लागू की गई। बेसिक यही था कि एक बार हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हमारी यूनिक आइडेंटिटी एस्टैब्लिश्ड है, तो आप सोचिए पैन कार्ड, लोग इनकम टैक्स की चोरी करते थे, तो पैन कार्ड को लिंक कर दिया आधार से, तो इंश्योर हो गया कि भाई एक आदमी के पास एक ही पैन कार्ड होगा, और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करेगा तो 2 पैन कार्ड से आपस में इनकम को बांट नहीं सकता। तो एक क्लीन हुआ वो डेटाबेस। उसी प्रकार से बैंक्स को जब आधार से लिंक कर दिया तो बेनामी अकाउंट्स खत्म हो गए, तो बोगस अकाउंट्स खत्म हो गए। अब बन चुकी थी जैम की त्रिशक्ति, यानी जनधन, आधार और मोबाइल, जिसने अब तक 4.30 लाख करोड़ रुपए भ्रष्टाचारियों के हाथों जाने से रोके हैं और करीब 10 करोड़ फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से बाहर किया है, जिसका सीधा लाभ गरीबों, वंचितों को हुआ और सरकार में लोगों का विश्वास बढ़ा। एलपीजी में उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया, उससे एलपीजी में जो ब्लैक मार्केटिंग होती थी एलपीजी सिलेंडर्स की, वो खत्म हो गई। तो एक प्रकार से बहुत से डिजिटल सर्विस डिलीवरी के माध्यम से बहुत से ऐसे रिफॉर्म्स हुए जिनमें इंश्योर हुआ कि बोगस खत्म हो गए, बिचौलिए खत्म हो गए, साथ साथ इंश्योर हो गया कि तुरंत इमीडिएट लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंचे, इमीडिएट लोगों को लाभ मिले। डीबीटी ने तो वो कर दिखाया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। दिल्ली से चला 1 रुपया अब लाभार्थियों तक पूरे 100 पैसे पहुंचने लगा। किसान सम्मान निधि, छात्रवृत्ति, पीएम आवास का पैसा, उज्ज्वला की सब्सिडी, सब डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में। 2014 के इमीडिएटली बाद से ही उज्ज्वला योजना का मैं उदाहरण देता हूँ आपको, जिसमें एलपीजी के लिए महिलाओं को सब्सिडी दी जाती है, या मनरेगा में करोड़ों मजदूरों को हर महीने उनके काम के लिए भुगतान होता है। स्कॉलरशिप
जो छात्रों को अलग अलग स्कीमों में पैसे मिलते हैं, या पीएम किसान सम्मान योजना जो है, इन सारी योजनाओं में आज लाखों करोड़ों रुपए डायरेक्टली उनके खाते में जा रहे हैं। इसमें कोई किसी प्रकार के बिचौलिए की कट की गुंजाइश पूरी तरह से समाप्त हो गई है। सीमलेसली इंस्टेंटेनियसली ट्रांसफ़र हो जाता है पैसा। तो यही है व्यवस्था जिसमें आप सुनिश्चित कर रहे हैं कि करप्शन नहीं हो। यही है व्यवस्था कि डिजिटाइजेशन का कार्यक्रम चले। आज विश्व में आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि विश्व में डिजिटाइजेशन में हम अग्रणी 5 देशों में खड़े हैं। डिजिटल इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर ने जैम और डीबीटी की सफलता में बड़ी भूमिका निभाई। 2,14,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट पहुंचाना और उसे लोक हित में उपयोग में लाना, इस परिकल्पना ने दुनिया का सबसे किफायती डिजिटल पब्लिक इंफ्रा तैयार कर दिया। आज जो है डीपीआई का दुनिया लोहा मानती है। आज बोलते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने देखा होगा G20 के उसमें कितना उसका जिक्र हुआ। और आज जो है भारत जो है पूरे दुनिया में इस बात के लिए जाना जाता है कि हम लोगों ने बहुत ही फ्रूगल तरीके से, बहुत ही चीप और कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी डेवलप करके लोगों को हम लोगों ने लाभ पहुंचाया है इस देश में। तो ये सारा माननीय प्रधानमंत्री की ही सोच है। आप अपनी आइडेंटिटी OTP द्वारा करते हैं, आपका एक भी नया पैसा नहीं लगता। दुनिया में इसी काम को करने के लिए अगर आप किसी फॉरेन क्रेडिट कार्ड से अपनी पहला ट्रांजैक्शन करेंगे तो पहले वो ID वेरीफाई करेगा आपकी, उसका $1 चार्ज करता है वो। वहाँ $1 लगता है, यहाँ पे 0 पैसे में हम रोज करते हैं। अगर हम $1 लें तो बताइए हमारा डिजिटल इंडिया कहाँ जाएगा। तो ये जो आर्किटेक्चर बनाया जिसकी वजह से हर इंसान, गरीब से गरीब, क्योंकि उसको पैसा नहीं लगता, उसकी आइडेंटिटी ऑनलाइन कंफर्म हो जाती है, वो एप्लीकेशन दे सकता है, वो कुछ भी सुविधा के लिए अपेक्षा दे सकता है। तो जिसकी वजह से ये जो है एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति देश के विकास में बड़ी बाधा थी। मोदी सरकार ने इसकी पहचान की और इसे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ बिजनेस में बड़ी रुकावट माना। एक के बाद एक कई नीतिगत सुधार किए गए। देश में प्रचलित अलग अलग कर व्यवस्थाओं में अनियमितताएं थी। इन सभी को ऐतिहासिक GST के माध्यम से सुधारा गया। पहला प्रेजेंटेशन हुआ उसके सेक्रेटरीज का, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ये सब रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर्स ये सब आप लोगों ने जो बना रखे हैं जिससे कि भारत 145वीं रैंक पे, इनको हटाइए और जो लॉज रिक्वायर्ड नहीं उनको हटाइए। तो हुआ क्या कि 80 रैंक भारत ने जंप किया 2 साल के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, और ये रिकॉर्ड था, किसी और देश ने इतना नहीं जंप किया। और प्राइम मिनिस्टर ने खुद पर्सनली इसको रेगुलरली कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया। ईज ऑफ बिजनेस रैंकिंग का असर निवेश पर नजर आया। FDI के लिए बीमा, रक्षा, अंतरिक्ष सहित कई अन्य क्षेत्रों के लिए नियमों को आसान किया गया, जिनका असर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर अभियान पर प्रत्यक्ष रूप से नजर आया। आर्म्स की दुनिया में जब ट्रेड होती है तो उसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको एक्सक्लूसिवली देता है। जब आपके पास और दुश्मन के पास सेम ही चीज़ है, उसको मालूम है आपकी शक्ति क्या है। लेकिन जब आप अपनी चीज़ बनाते हैं तो दुश्मन को अंदाज़ा नहीं रहता कि आपकी शक्ति क्या है, आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, कितनी दूर तक आप वार कर सकते हैं, क्या आपकी टैक्टिक होगी। तो जो सरप्राइज एलिमेंट है ये वॉर का सबसे बड़ा हथियार है, और ये तभी हो सकता है जब हम आत्मनिर्भर बनें। नीतिगत सुधारों में बड़ा कदम साबित हुआ 1500 से ज्यादा गैर जरूरी कानूनों को हटाना। इनकी बदौलत प्रशासनिक बोझ में कमी आई। ये ऐसे कानून थे जो ब्रिटिश काल से ही चले आ रहे थे। जन विश्वास विधेयक 2.0 भी इसी दिशा में एक और बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार की मंशा है आम लोगों के जीवन में दखल अंदाजी कम से कम हो। हम जब आज़ाद हुए 1947, उसके बाद से हमारे कानून
क्या ऐसे हैं जो एक स्वतंत्र देश के नागरिकों के लिए होने चाहिए, सिटीजन फ्रेंडली हों। इस सोच से ये परिवर्तन लाया गया है और ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ जो तीनों, जो इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट के बदले 3 नए कानून लाए गए ताकि ये सिटीजन फ्रेंडली हैं और इनका उद्देश्य, मूलभूत उद्देश्य न्याय दिलाना है, न कि दंड। साल 2015 में नीति आयोग के गठन को भी एक दूरदर्शी सोच माना गया। केंद्र और राज्यों के बीच एक लोकतांत्रिक सहयोगात्मक संघवाद जीवंत हुआ। तो वहीं भविष्य की प्लानिंग करने के लिए अब देश में एक संस्था थी जिसने अपनी पहचान बीते दिनों में टीम इंडिया के रूप में बनाई है। नीति आयोग का काम है फॉरवर्ड थिंकिंग करना, और ये इंस्टीट्यूशन पहले कोई नहीं था जो फॉरवर्ड थिंकिंग करता था। और वो फॉरवर्ड थिंकिंग मल्टी डिसिप्लिनरी होती है और वो फॉरवर्ड थिंकिंग जो है सबके साथ मिलके होती है। तो ये नीति आयोग ने किया कई क्षेत्रों में, और कई क्षेत्रों में बदलाव आया इसकी वजह से, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव, डायनेमिक और मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग हुई और रियल टाइम एक्शन हुआ उसके बेसिस पे। आप ओवरऑल उनकी फिलॉसफी, जो कार्य पद्धति थी, उसको देखें। अभी भी आप उस कार्य पद्धति की कंटिन्यूटी देख रहे हैं उनके कार्यकाल में। तो वह सुनिश्चित कर सका कि इस प्रकार जो लाभ मिलने थे योजनाओं का, वह विकेंद्रीकरण होकर के पहुंच जाए निचले स्तर से। नीतिगत सुधारों का असर लोगों के जीवन स्तर पर, व्यापार में, निवेश पर नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जो देश के पिछड़े जिलों में रह रहे थे। मुझे याद है कि प्रधानमंत्री जी ने सारे कलेक्टर्स को जहां जाते थे, जिस स्टेट में जाते थे, आकांक्षी जिलों के कलेक्टर से मिलते थे और जहां जाते थे उनका रिव्यू करते थे और जहां जाते थे उनसे पूछते थे क्या चैलेंजेस हैं। और सारे चीफ मिनिस्टर्स को चिट्ठी लिखी उन्होंने, और फिर उसके बाद सारे आकांक्षी जिलों के कलेक्टर्स का रिव्यू किया, मॉनिटर किया और खुद मीटिंग की। उससे एक जोश आया, उससे बहुत इन लोगों को भी गर्व हुआ कि वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, और बड़े जोरों का कंपटीशन हुआ। और यही कारण है कि कई आकांक्षी जिले जो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट से उनसे ज़्यादा अच्छा करते हैं। हर स्तर पर तेज स्पीड और बड़ा स्केल हासिल करना मोदी सरकार का लक्ष्य बन चुका है। लोगों के लिए अब जीवन प्रमाण पत्र बनवाना एक क्लिक दूर है। पंचायत और ब्लॉक स्तर पर बने कॉमन सर्विस सेंटर ने लोगों के जीवन को आसान कर दिया है। वहीं सरकारी दफ्तरों में फाइलों का निपटारा समयबद्ध तरीके से होने लगा है। ई फाइलिंग की शुरुआत ने दफ्तरों में फाइलों के निपटारे की गति बढ़ा दी है। ई ऑफिस सभी कार्यालयों में लागू कर दिया गया है। लगभग 40 लाख फाइल्स आज के तारीख में डिजिटल फाइल्स के रूप में चल रहे हैं और हर महीने 5 लाख रिसीट्स डिजिटल रिसीट्स के रूप में प्रोसेस होते हैं। और इनकी मॉनिटरिंग के लिए ई ऑफिस विश्लेषण एक पोर्टल बनाया गया है और इनिशिएटिव फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी इन डिसीजन मेकिंग को लागू किया गया। कितने लेवल्स के माध्यम से फाइल्स जाते हैं इसके मॉनिटरिंग किया जाता है और फाइनेंशियल डेलीगेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन को प्राथमिकता दी गई है। और इस कारण से जो कार्य प्रणाली में बहुत गति आया है और पारदर्शिता भी आया है। गवर्नेंस में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए माईगॉव जैसे प्लेटफॉर्म लॉन्च हुए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आम नागरिक सीधे सरकार को अपने सुझाव और अपना विजन साझा कर सकता है। माईगॉव इसी प्रयोजन से बना था कि लोगों को एक मंच ऐसा दिया जा सके जहां पर लोग काम कर सकें, अपने सुझाव दे सकें
और उसी के साथ में जो हमारा ई संपर्क का एक मॉड्यूल था, उसके माध्यम से एसएमएस से, ईमेल से हम लोगों को किए गए काम के बारे में जानकारी दे सकते हैं। देश के विकास में एक और बड़ी बाधा थी, वो थी इंफ्रा के प्रोजेक्ट में आने वाली अड़चनें और उसके बाद ठंडे बस्तों में जाते प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिबद्धता जताई कि अब कोई प्रोजेक्ट ना ही अटकेगा, ना ही लटकेगा और ना ही भटकेगा। सभी प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे। इसी मकसद से पीएम गति शक्ति मिशन की शुरुआत हुई, जिसका मुख्य काम है किसी प्रोजेक्ट से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और सरकार के बीच सहयोग और समन्वय स्थापित करना। रेल, हाईवेज, पोर्ट, ये अलग अलग अपनी प्लान करते हैं और कई बार क्या होता है कि रिसोर्सेज के कारण हम वेस्ट करते हैं और कई बार ये भी होता है कि एंड टू एंड कनेक्टिविटी स्थापित नहीं हो पाती है। तो इसके पीछे सोच इनकी ये थी कि सारे विभाग कोऑर्डिनेटेड ढंग से कार्य करें और टेक्नोलॉजी का और अलग अलग लेयर्स हैं उसका उपयोग करते हुए जैसे रूट की प्लानिंग है वो ऑप्टिमाइज़ की जाए, लैंड एक्विजिशन की आवश्यकता को हम मिनिमाइज़ करें, फॉरेस्ट को अगर डाइवर्ट करना है उसकी आवश्यकता को हम मिनिमाइज़ करें, रिसोर्सेज को हम ऑप्टिमम ढंग से यूज़ कर सकें और डुप्लीकेशन ना हो। समन्वय और निगरानी की एक और नायाब पहल प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई। ये रही प्रगति की बैठकें, जिसमें सभी मंत्रालयों के सचिव, राज्यों के मुख्य सचिव और संबंधित अधिकारी शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा करते हैं। प्रगति में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई प्रधानमंत्री देश के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को खुद रिव्यू करे। इतना बड़ा वीसी कभी हुआ नहीं था देश में। 90 सेक्रेटरी, 30 के करीब चीफ सेक्रेटरी। सेंस ऑफ अर्जेंसी सभी मंत्रालयों में भी और राज्य सरकारों में आया इसके कारण और इम्प्लीमेंटेशन की स्पीड काफ़ी बढ़ गई। झिझक लगती थी प्रधानमंत्री जी के सामने जाकर के बातचीत बताने में, लेकिन मैंने उनसे बढ़िया लिसनर नहीं देखा। इतना अच्छे से सुनते हैं पहले। वो बाकी सारे लीडर से अलग रहे क्योंकि वो 30 साल आगे सोचते हैं। ये विजनरी अप्रोच मैंने किसी और लीडर में नहीं देखी। सुशासन के जरिए प्रगति, कई बड़े लक्ष्य हासिल किए गए हैं, लेकिन सफर अभी जारी है। मेरी कोशिश रही है कि सरकार फाइलों में नहीं होनी चाहिए। सरकार देश के नागरिकों की लाइफ में होनी चाहिए। पिछले 11 साल में देश ने एक ऐसी शासन प्रणाली विकसित की है जो पारदर्शी है, संवेदनशील है और सिटीजन सेंट्रिक है।